देखिए, चैप्टर की शुरुआत यहाँ हुई है सत्ता की साझेदारी में। यहाँ पर दो एग्जाम्पल लिए गए हैं, एक तो बेल्जियम का लिया गया है और दूसरा श्रीलंका का लिया गया है। बेल्जियम के बारे में आप जानते होंगे कि बेल्जियम एक यूरोपीय देश है और श्रीलंका हमारा एक द्वीपीय पड़ोसी देश है। आप ये बात तो जानते होंगे। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि भाई यहाँ पर लोकतंत्र के तहत लोगों ने सत्ता कैसे स्थापित की, किस तरह से लोग मिलजुल कर आगे आए और हमारे यहाँ उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। यानी कि यहाँ पर सीधा सीधा मतलब ये है कि भारतीय लोकतंत्र की वो तुलना की गई है इन देशों के साथ कि भारतीय लोकतंत्र में हमने जो लोकतंत्र का ताना बना था उसे किस तरह से बुना, और वही इन देशों में भी था कि इन देशों ने वो लोकतंत्र का जो ताना बाना था जिसमें लोगों का सबका समर्थन, सबका साथ हो और सब लोग मिलजुल कर आए, सब लोगों की लोकतंत्र में भागीदारी हो, इन लोगों ने उस चीज को कैसे स्थापित किया। लोकतंत्र का मतलब यही होता है कि सभी लोग मिलकर आगे आए, सभी लोगों की उसमें सक्रिय भागीदारी हो। तो वही बातें यहाँ पर बताई गई हैं और वही डिफरेंस दिखाया गया है। क्या इनके यहाँ भी, यानी हमारे यहाँ भी जैसे विविधता थी तो हमने लोगों ने भी उस विविधता का संपोषण किया और विविधता को, हर पहलू को हमने ध्यान में रखते हुए अपने संविधान का निर्माण किया और लोकतंत्र में उसी के अकॉर्डिंग हमने उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित की। तो वही चीजें यहाँ पर भी दिखाई गई हैं। यहाँ पर भी वही बताया गया है कि भाई बेल्जियम हो या श्रीलंका हो, यहाँ पर भी विविधता थी और विविधता होने के उपरांत दोनों देशों ने उस विविधता को कैसे हैंडल किया, कैसे जो सत्ता स्थापित की उसमें विविधता का ध्यान रखा। तो वो बातें यहाँ पर इस अध्याय में कही गई हैं। देखिए, बात कर लेते हैं बेल्जियम की। तो बेल्जियम जो है वो यूरोप का एक छोटा सा देश है, यानी हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा है। इसकी जो बॉर्डर्स हैं, यानी सीमाएं जो कही जाएं आपकी, वो आपकी इसकी फ्रांस से, नीदरलैंड से, जर्मनी से और लग्जमबर्ग एक देश है, इससे लगती हैं। इसकी जो आबादी है, टोटल पॉपुलेशन, वो मुश्किल से यानी 1 करोड़ से कम है। यानी कि यहाँ पर आबादी की अगर बात करें तो आबादी 1 करोड़ से थोड़ी सी ज़्यादा है, यानी कि हरियाणा से कम ही है, 1 करोड़ से ज़्यादा आबादी है। अगर हम यहाँ पर इसकी जो जाति बनावट देखें, यानी कि यहाँ के समाज के बारे में देखें, यहाँ की सोसाइटी देखें, तो यहाँ की सोसाइटी यानी जाति जो बनावट है वो बहुत ज़्यादा जटिल है। जाति बनावट का मतलब ये है कि भाई उनके अपने अपने सांस्कृतिक रीति रिवाज हैं जिनके अकॉर्डिंग वो अपने अपने जाति समूह में विभक्त हैं। तो वो बात यहाँ पे बताई गई है, यानी कि कुछ लोग अपनी सांस्कृतिक मान्यताएं मानते हैं तो उन मान्यताओं के अकॉर्डिंग उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए उन्हीं के अनुरूप अपने समाज का आगे यहाँ पर नेतृत्व करते हैं, तो उसे जाति बनावट के नाम दे दिया गया है यहाँ पर। तो वही बात यहाँ पे कही गई है कि बताया गया है कि भाई यहाँ पर जो देश की टोटल पॉपुलेशन है, तो देश की कुल आबादी में 59% जो है वो फ्लेमिश इलाके में रहता है। यानी कि 59% लोग हैं देश की टोटल पॉपुलेशन के, वो फ्लेमिश इलाके में रहते हैं। और यहाँ पर ये जो भाषा बोलते हैं वो बोलते हैं डच भाषा बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो शेष 40% लोग जो हैं वो यहाँ पर बेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और ये लोग क्या बोलते हैं, फ्रेंच भाषा बोलते हैं, यानी फ्रांसीसी भाषा बोलते हैं। बाद बाकी यहाँ पर 1% लोग जो बचे इनके, वो 1% लोग जो हैं यहाँ पर क्या बोलते हैं, जर्मन भाषा बोलते हैं, यानी 1% लोग यहाँ पर जर्मन भाषा बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट देखने वाला ये है, इनकी जो राजधानी है ब्रसेल्स, यानी ब्रुसेल्स या ब्रसेल्स इनकी राजधानी है बेल्जियम की। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर फ्रेंच बोलने वाले ज़्यादा हैं और डच बोलने वाले कम हैं। यानी इनकी जो राजधानी है ब्रसेल्स, तो राजधानी ब्रसेल्स में के 80% लोग जो है वो फ्रेंच बोलते हैं और वहीं 20% लोग डच बोलते हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो भाषाई आधार पर या फिर सामूहिक आधार पर जो फ्रांसीसी लोग हैं, फ्रांसीसी लोग कम हैं, ठीक है, और डच लोगों की संख्या ज़्यादा है। अगर हम राजधानी में देखें तो राजधानी में फ्रांसीसी लोग ज़्यादा हो जाते हैं और डच लोग कम हो जाते हैं। अब देखिए, बात करें यहाँ पर अल्पसंख्यकों की, तो यहाँ पर जो फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं, फ्रेंच यानी कि जो बेलोनियाई इलाके में रहने वाले लोग हैं, यानी बेलोनिया इलाके में रहने वाले लोग हैं, उनकी संख्या कम है। हम सब ये देख चुके हैं अभी। लेकिन हकीकत में ये है कि भाई जो अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग हैं ये शुरुआत से ही बहुत ज़्यादा समृद्ध रहे हैं, बहुत ज़्यादा ताकतवर रहे हैं, यानी कि यहाँ ये समृद्ध तो ताकतवर रहे हैं। वहीं जो आपके डच लोग हैं, डच लोग क्योंकि संख्या में ज़्यादा हैं लेकिन ये इतने ज़्यादा समृद्ध नहीं रहे हैं, ये इतने ज़्यादा आर्थिक रूप से जो स्ट्रांग नहीं रहे हैं और इस वजह से काफ़ी बार इन लोगों ने इस बात को लेकर अपने मन में द्वेष वगैरह पाला, ठीक है। डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज़्यादा थे लेकिन धन और समृद्धि के मामले में कमजोर और अल्पमत थे, तो इस बात को लेकर काफ़ी बार तीखा टकराव भी देखने को मिला। यहाँ पे बताया गया 1950-60 के दशक में एक तीखा टकराव भी देखने को मिला। लेकिन बहरहाल बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई है। अब देखिए यहाँ पर श्रीलंका का कहानी बताया गया। ये तो अभी तक तो आपने जो स्थिति देखी, आपने कहाँ की स्थिति देखी, आपने जो है यहाँ पर बेल्जियम की स्थिति देखी। अब यहाँ पर श्रीलंका की स्थिति बताई गई, भाई श्रीलंका की स्थिति कैसी है, ठीक है। देखिए, तो आपने यहाँ पर तो हेडिंग डाली होगी बेल्जियम, अब अगली हेडिंग डाल देना, इसमें सब हेडिंग करते श्रीलंका। श्रीलंका के बारे में आप ज़्यादातर बातें जानते हैं क्योंकि हम विश्व भूगोल में पढ़ चुके हैं श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है और तमिलनाडु के दक्षिणी तट पर स्थित है। ये बात आप ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। श्रीलंका के बारे में, श्रीलंका हमारा क्या है, एक द्वीपीय देश है और तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ दूरी पर है। आबादी की बात करें, आबादी करीब 2 करोड़ है यहाँ की,
ठीक है। अब देखिए यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ के सामाजिक समूहों की बात करें तो यहाँ पर सबसे बड़ा सामाजिक समूह जो है वो सिंहली भाषियों का है, सिंहलियों का है, जिनकी आबादी टोटल पॉपुलेशन का 74% है। यानी कि यहाँ पर टोटल पॉपुलेशन 2 करोड़ की है, उसमें 74% जो है वो सिंहली लोग हैं। सिंहली के बाद यहाँ पर नंबर आता है तमिल भाषियों का, तमिल लोगों का। तो तमिल लोग यहाँ पर बताए गए हैं, यानी पहला सब पॉइंट है। फिर तमिलों का नंबर आता है, इनकी आबादी कुल जनसंख्या में 18% है। इन तमिलों की जो आबादी है वो कुल जनसंख्या में 18% है। अब यहाँ पे तमिलों के भी 2 समूह हो जाते हैं। तमिलों के यहाँ पर 2 समूह हैं। पहला समूह यहाँ पर ये है कि यहाँ पर देखिए इसी में पहले सब पॉइंट का ए सब पॉइंट, पहला समूह तो यहाँ पर ये बन रहा है श्रीलंकाई मूल वाले तो तमिल, यानी कि जो तमिल ऐसे हैं जो श्रीलंका मूल के ही थे, ठीक है। श्रीलंकाई मूल के तमिल कितने हैं? ये 13% तमिल हैं, और लगभग इसी 18% में से बाद बाकी जो 5% बचे हुए तमिल हैं वो हिंदुस्तानी तमिल हैं। हिंदुस्तानी तमिल कौन से हैं? हिंदुस्तानी तमिल का मतलब ये है कि वो तमिल ऐसे तमिल हैं जो औपनिवेशिक शासन था, यानी ब्रिटिश शासन था। ब्रिटिश शासन के दौरान ब्रिटिश शासन वाले लोग जो थे उन्हें अपने जहाजों में लादकर वहां पर बागवानी या बहुत सारे काम करवाने के लिए ले गए थे और वो लोग वहीं पर रह बस गए, तो वो ऐसे करके हिंदुस्तानी तमिल हैं, ठीक है। तो ये तो आपने वर्गीकरण वहां का देख लिया कि भाई ये किस तरह से वहां पर विभक्त समाज, किस तरह से लोग सिंहली लोग हैं, किस तरह से यहाँ पे तमिल लोग हैं, वो आपने देख लिया। और तमिलों में भी दो प्रजातियां हैं वहां की, तो श्रीलंका मूल के हैं और भारतीय मूल के हैं। अब बात यहीं खत्म नहीं होती है, अब आगे बात ये बढ़ती है कि भाई तमिलों का जो वर्चस्व है, चूंकि इंडिया से ये लगता हुआ देश है, यानी आपको ये तो देख ही लिया कि भाई यानी कि जो तमिलनाडु के दक्षिण में चलेंगे, दक्षिण पूर्व में, तो यहाँ पर आप देखते होंगे श्रीलंका स्टार्ट हो जाता है कुछ किलोमीटर के बाद। तो अब ऐसी बात है, तमिलनाडु का भी इफेक्ट यहाँ पे पड़ा होगा, यहाँ की कल्चर पे पड़ा होगा, वो आपने देखा भी है। तो उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या है कि भाई जो तमिल हैं, यानी तमिल मुख्य रूप से ये कहाँ पर है, ये उत्तर और पूर्वी प्रांतों में आबाद हैं। यानी कि जो तमिल लोग हैं अगर देखा जाए, चूंकि श्रीलंका से लगा हुआ पोर्शन है, आप जानते ही हैं समुद्र के द्वारा समुद्री सीमा है हमारी, तो उस वजह से यहाँ पर उत्तर वाले साइड में, यानी कि जो आप जो यहाँ पर देख रहे हैं नारंगी टाइप के कलर, और पूर्व वाली साइड में यहाँ पर तमिलों का वर्चस्व है। यहाँ पर कौन है? ये तमिल बहुलता है, चाहे वो भारतीय हो या फिर श्रीलंकाई मूल वाले हों, मिलजुल कर इन तमिलों का बहुत वर्चस्व है, ठीक है। ये बात आपने यहाँ पर देख ली। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब देखिए बात करें यहाँ पर सिंहलियों की। अब देखिए यहाँ पर जो अधिकतर सिंहली हैं, सिंहलियों की अगर बात करें तो सिंहली भाषा वाले लोग बौद्ध हैं। वहीं अगर तमिल की बात करें तो तमिल भाषा वाले लोगों में कुछ हिंदू भी हैं और कुछ मुस्लिम भी हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि श्रीलंका की जो लगभग आबादी है, आबादी में ईसाई लोगों का लगभग 7% हिस्सा है, और ये सिंहली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं। तो आपने यहाँ पर ये विविधता देख ली कि कहीं ना कहीं हमारे सामने 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं, बेल्जियम का दिया गया है और यहाँ पर आपके सामने श्रीलंका का दिया गया है। कि श्रीलंका और बेल्जियम दोनों ही समान नहीं है, यानी बेल्जियम में भी वही समस्या है, वहाँ पर 2 समुदाय हैं, यहाँ पर 3 से 3 समुदाय हैं, ठीक है। 3 में 2 समुदाय काफी बड़े हैं, यानी कि यहाँ पर सिंहली, उसके बाद फिर आ जाते हैं तमिल। तो वो समस्या आपने यहाँ पर देख ली दोनों, यानी विविधता आपने यहाँ पर देख ली। अब देखिए इससे पहले विविधता को हम आगे ले बढ़े, उससे पहले जो वर्ड था जातीय, यानी जिसे हम एथनिक, आपने पढ़ा होगा एथनिक बियर, ठीक है, यानी कि पारंपरिक या ये परिधान होते हैं एथनिक बियर, यानी दिवाली होली पर जो हम पहनते हैं, कहते हैं ना एथनिक बियर, ठीक है। तो एथनिक इसका मतलब क्या होता है? तो एथनिक का मतलब ये है कि भाई यहाँ पर बताया गया एथनिक के बारे में कि ऐसा सामाजिक विभाजन जिसमें हर समूह अपनी संस्कृति को अलग मानता है, यानी कि यह साझी संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, अपने किसी सदस्य जो है इनके, वो अपनी उत्पत्ति किसी समान पूर्वजों से या फिर उनके जैसे दिखने वाले नाक रूप नक्शा वगैरह या फिर उनकी जैसी कल्चर को फॉलो करने वाले लोगों को मानते हैं प्रेरक, ठीक है। तो बात यहाँ पे बताई गई है, तो आप यहाँ पे नोट में एथनिक या जाति को इतना लिख लेना। अब देखिए यहाँ पर आपने बेल्जियम के दोनों स्थिति देख ली कि भाई बेल्जियम में 59% जो है वो फ्लेमिश इलाके में डच और 40% बेलोनिया में फ्रेंच रह रहे हैं। अब देखिए अब आगे बात बताई गई है किस तरह से आगे कि श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। अब देखिए अगली हेडिंग आपकी है श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। बहुसंख्यक का मतलब ये है कि ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर सिंहली लोगों का वर्चस्व है, तो सिंहली लोग ये चाहेंगे कि सत्ता में हम लोग सत्तारूढ़ रहें, यानी सत्ता में हम लोगों का वर्चस्व हो, हम लोगों का दबदबा हो और हम जो चाहें वही हो। तो वही चीजें यहाँ पर दिखाई गई हैं कि सिंहली में क्या था कि ये श्रीलंका जो था सन 1948 में एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। उसके बाद क्या था कि सिंहली समुदाय ने अपनी यहाँ पर चूंकि संख्या ज्यादा है, 74% सिंहली समुदाय है श्रीलंका में, इन्होंने क्या किया कि सिंहली समुदाय की यहाँ पर सरकार में सिंहली समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक परिस्थिति के तहत कई कदम उठाए, ठीक है। यानी क्या किया कि सरकार जो थी, सरकार जो निर्वाचित हो गई वो सिंहली समुदायों की थी और सिंहली समुदाय ने अपना दबदबा कायम करने के लिए इन्होंने बहुत सारे ऐसे कदम उठाए जो इनके फेवर में थे। अब जैसे कुछ एग्जांपल बताए गए हैं। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया, सबसे पहला एग्जांपल बताया गया है इसमें सेकंड सब पॉइंट में कि 1956 में कानून बना जिसके द्वारा तमिल को दरकिनार कर इन्होंने सिंहली को
एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया तमिलनाडु की। तो यहाँ से ही आप समझ सकते हैं वर्चस्व की लड़ाई यहीं से स्टार्ट हो गई। यानी कि इन्होंने तमिल भाषा है उसे बिल्कुल साइड में कर दिया और सिंहली भाषा को यहाँ की राजभाषा घोषित कर दिया। दूसरी बात यहीं पर थमी नहीं, यहाँ पे अगली बात ये आई कि भेदभाव का माहौल स्टार्ट हो गया। यानी चूंकि ये बहुसंख्यक थे, तमिल अल्पसंख्यक थे, तो अल्पसंख्यकों के साथ जो वही भेदभाव वाला माहौल स्टार्ट हो गया। वहीं विश्वविद्यालय, गवर्नमेंट जॉब वगैरह हों तो इनमें सिंहलियों को प्राथमिकता दी जाती थी। अब यहाँ से भी भाई ऑब्वियस सी बात है, तमिल लोग जो हैं इससे क्रुद्ध जरूर हुए होंगे। तमिल लोगों को इन सब चीज़ों से इनकी भावना आहत जरूर नहीं हुई होंगी। चौथी बात यहाँ पर बताई गई है, यानी चौथी बात यहाँ पर ये है कि नए संविधान में सरकार यहाँ पर जो थी बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी। ठीक है, ये नए संविधान में यह प्रावधान था कि सरकार ओनली बौद्ध मत यानी कि जो सिंहलियों का मत है उसे ही केवल बढ़ावा दे रही थी, उन्हें संरक्षण दे रही थी। अब चूंकि तमिल जो थे वो हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, तो ऐसे में उनकी भावनाएं आहत होना स्वाभाविक बात है। तो वही चीजें हुई। यानी ये आपने चीजें देख ली कि किस तरह से बहुसंख्यक सत्ता जब यानी बहुसंख्यक लोग सत्ता में विराजमान हो गए, उसके बाद किस तरह से वहां पर उन्होंने एक गंदा खेल खेला और गंदे खेल खेलने की वजह से वहां पर एक डिस्प्यूट को जन्म दिया, एक विवाद को जन्म दिया। चाहते तो बड़े अच्छे तरीके से मिलजुल कर सरकार बना सकते थे, मिलजुल कर व्यवस्था कायम कर सकते थे, संविधान का निर्माण इस प्रकार से कर सकते थे कि भाई वो भी खुश रहते, हम भी खुश रहते, सबका भला होता। लेकिन ऐसा नहीं चाहा इन्होंने वहां पर अपना दबदबा कायम करने के उद्देश्य से क्या किया कि भाई पूरा संविधान जो था, पूरा संविधान के जो रूल्स रेगुलेशन थे वो अपने अकॉर्डिंग तैयार किए। अब वही बात आगे बढ़ते हैं। ऐसे क्या हुआ कि भाई समझ सकते हैं कि श्रीलंकाई तमिलों की नाराजगी और शासन को लेकर उनका बेगानापन बढ़ता चला गया। ठीक है, कि भाई उन्होंने लगा बाद में कि संविधान और सरकार की नीतियां उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही हैं। यानी बिल्कुल स्वाभाविक बात है, यानी कि सरासर नाइंसाफी है। सरकारी नौकरियों में भी उन्हें जो है वरीयता दे नहीं रहे हैं, सिंहलियों को वरीयता दे रहे हैं, न ही उनके धर्म को संपोषित करने के लिए कोई ध्यान दिया जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है किसी के मन में भी इस बात को लेकर क्रोध जरूर होगा, क्रुद्ध जरूर होगा। तो वही सब चीजें थी कि धीरे धीरे करके एक जो नाराजगी थी, एक नाराजगी जो थी बाद में उसने एक ज्वलंत चिंगारी का रूप ले लिया। यानी बहुत ज्यादा ज्वलंत चिंगारी का रूप ले लिया। एक छोटी सी जो बात थी, उस बात को जैसे संविधान बना था उस समय अगर वो आसानी से निपटा देते तो ज्वलंत एकदम जो था एक बहुत बड़ा विस्फोट नहीं होता, ज्वलंत चिंगारी लेकर एक बहुत बड़ा विस्फोट नहीं होता। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। सिंहली लोगों ने इन्होंने अपनी मनमर्जी शुरुआत में चलाई, तो बाद में क्या हुआ कि धीरे धीरे करके तमिलों के अंदर एक वही चिंगारी बढ़ती गई और वो बढ़ते बढ़ते क्या बन गई, एक पूरा विस्फोट हो गया पूरा उसके अंदर। तमिलों की भावनाओं में विस्फोट हो गया कि नहीं, अब तो हमें यहाँ पर वर्चस्व की लड़ाई में अपना भी योगदान स्थापित करना है। यानी कोई भी आप हो या हम हो, अगर हमारे अधिकारों का बहुत ज्यादा दिनों तक हनन किया जाएगा तो यही होता है। जैसा कि आपने अपने अंग्रेजों की लड़ाई में देखा, आजादी की लड़ाई में देखा, यानी हम लोग 100 सालों तक सहते रहे, लेकिन एक समय ऐसा आया कि 1857 की क्रांति हुई। उसके बाद फिर हमारे राष्ट्रवाद एकदम पनपने लगा। ये सबके मन में आया कि अब तो हमें आजादी चाहिए ही चाहिए। फिर समय जरूर लगा, यानी 200 सालों का संघर्ष जरूर हुआ, लेकिन हमें आजादी मिली। तो वही बात यहाँ पर भी थी। यहाँ पर इन्होंने शुरुआत के सालों में जैसे तैसे इन्होंने जो अपने आप को मैनेज किया, सामंजस्य बिठाने का प्रयास किया, लेकिन जैसे भी सामंजस्य नहीं बैठा तो फिर इन्होंने ये क्या थे, विद्रोह पर उतारू हो गए। तो यहां पर अगला पॉइंट आप इसमें लिख लेना कि इन फैसलों ने श्रीलंकाई तमिलों की नाराजगी और शासन को लेकर उनमें बेगानापन बढ़ाया। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट में आप लिख लेना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ऐसे करके क्या था कि जो तमिल लोग थे श्रीलंका के, वो संगठित होने लगे। उन्हें लगा कि भाई अगर हम संगठित नहीं होंगे और संगठित होकर हम आंदोलन नहीं करेंगे तो यहाँ पर हमारा वर्चस्व स्थापित नहीं हो पाएगा और हमें वाकई में हमें एक दिन ऐसा भी हो सकता है कि देश को छोड़ना पड़े। ऐसी स्थितियां बनती हैं, काफी सारे देशों में बनती हैं कि भाई धीरे धीरे करके जब संघर्ष बढ़ता चला जाता है तो एक स्थिति ये भी बनती है, मारकाट वाली स्थिति हो या देश छोड़ने की भी स्थिति हो, तो वही स्थिति यहाँ पर भी क्रिएट हो सकती थी। तो इसलिए क्या किया भाई, तमिलों ने उस चीज को ध्यान में रखते हुए एक अपने आप को संगठित किया। और संगठित करने के उपरांत इन्होंने क्या किया कि 1980 के दशक में यहाँ पर उत्तर पूर्वी इलाके में स्वतंत्र तमिल ईलम सरकार बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बने। अब देखिए ईलम से आपके माइंड में एक चीज आई होगी, लिट्टे का नाम आया होगा। लिट्टे के बारे में लगभग सभी ने सुना होगा, नहीं सुना है तो मैं बता दे रहा हूं। लिट्टे की फुल फॉर्म है यहाँ पर लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम। ठीक है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, यानी यही जो पार्टी है इसको यहाँ पर आगे चल के लिट्टे कहा गया, लेकिन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम। इसके मुखिया जो थे प्रभाकरण था। इसका मुखिया कौन था? प्रभाकरण था। इसके बारे में आपने कहानी पढ़ी होगी, कहानी सुनी भी होगी कि जब वहां पर संघर्ष का माहौल जब बढ़ गया तो जो प्रभाकरण था, क्योंकि वो तमिलों का नेतृत्व करता था, तो ऐसे करके यहाँ पर गृह युद्ध स्टार्ट हो गया। यानी तमिलों में, सिंहलियों में गृह युद्ध स्टार्ट हुआ। गृह युद्ध स्टार्ट होने से यहाँ पर इस देश को एक अपूर्णीय क्षति हुई, यानी लाखों की संख्या में लोग बेघर हुए, मारे गए। ठीक है, और लंबा संघर्ष चला।
आपको लिट्टे से याद आया होगा कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी भी जो थे वो इसी संघर्ष में पार्टिसिपेट करने की वजह से उनकी हत्या हुई थी, आपको याद होगा। नहीं याद हो तो आपने न्यूज़पेपर वगैरह पढ़े होंगे, अक्सर उनकी जो है उनकी जहाँ पर स्वर्गवास का जो दिनांक है, ठीक है, ये डेथ एनिवर्सरी पे हमेशा अखबारों में आर्टिकल छपता है वो, और पूरा बताया जाता है क्यों उनकी हत्या हुई थी। तो हत्या उनकी इसीलिए हुई थी कि भाई यहाँ पर इनका मैटर चल रहा था आंतरिक, और इन्होंने भाई हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी हैं, इन्होंने वहाँ पर हस्तक्षेप के लिए अपने यहाँ से इंडियन आर्मी भेज दी थी। इस बात को लेकर जो लिट्टे संगठन के समर्थक थे बहुत नाराज थे कि भाई हमारा संघर्ष है, जब हम संघर्ष में थे तो आपने हमारा साथ नहीं दिया, अब जब हम अपने हक की आवाज़ उठा रहे हैं तो आप हमें दबाने के लिए आप सरकार का सहयोग दे रहे हैं। तो देखिए इसमें हम ये नहीं कहते हैं कि भाई हम ना तो हम उनका तमिलों का फेवर ले रहे हैं, ना ही मैं किसी पार्टी का फेवर ले रहा हूँ, लेकिन हाँ जो जायज मांगे होती हैं, जैसे अगर मान लेते हैं तमिलों के साथ पहले अत्याचार हो रहा था, और पहले से अगर हमारी गवर्नमेंट यानी हमारी भारत सरकार भी ये कहती है भाई तमिलों को भी बराबर हक दें, तो यकीन मानिए ये लिट्टे जैसी कंडीशन क्रिएट नहीं होती, लिट्टे जैसे संगठन बन के खड़े ही नहीं होते। लेकिन वही बात है कि अत्याचार शुरुआती स्तर पर होता है तो कोई बोलने को तैयार नहीं होता है, जब चरम पे पहुंच जाता है, चरम पे पहुंचने के बाद एक विस्फोट फूटता है, तब सब देखते हैं कि भाई अब कैसे इसे कंट्रोल किया जाए। अगर पहले से हम उस अत्याचार का निवारण कर दें तो ऐसी स्थिति क्यों क्रिएट हो, सोचने वाली बात है, लेकिन पहले से हम ध्यान में नहीं देते। तो वही स्थिति यहाँ पर भी थी। अगर शुरुआत में भारत जैसे देश ने, तमिलनाडु उसके पास में था, तमिलनाडु की राज्य सरकारों ने अगर उन पर दबाव डाला होता, ऑब्वियस सी बात है कि आप हमारे यहाँ के तमिल हैं, तमिल भाषी वाले लोग हैं, क्योंकि भारत में तो पूरा तबका है तमिलों का, तो अगर कहते तो यकीन मानिए कहीं ना कहीं तमिलों के साथ न्याय होता। लेकिन शुरुआत में वही है कि उदासीनता दिखाई, हमने कहा भाई हमें दूसरे देश का मैटर है, हमें क्या लेना देना, लेकिन बाद में उन्होंने अब सहायता मांगी तो हमने सहायता भी दे दी अपनी, ठीक है। लेकिन उस चीज़ का एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा, नेगेटिव यही पड़ा फिर बाद में एक अपूर्णी क्षत हुई हमारे भारत के साथ भी, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या कर दी गई, और उसके बाद फिर भारत ने इस तरह के किसी मामले में हस्तक्षेप करने से बिल्कुल इनकार कर दिया। आपने देखा होगा कि लगभग 20 से 22 साल गुजर गए, भारत ने फिर इस तरह की किसी सैन्य कार्रवाई में हिस्सा नहीं लिया, यानी इस तरह की किसी भी दूसरे देश के कोई मैटर होते हैं तो भारत उनसे अपने आप को अलग थलग कर लेता है। आप अगर इतिहास उठा के देखेंगे और यहाँ पे बिपिन चंद्रा की जो आज़ादी के बाद भारत वाली किताब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, भारत जो है हस्तक्षेप नहीं करता, किसी देश का गृह युद्ध का माहौल हो कुछ भी हो तो भारत उसमें एकदम साइलेंट रहता है, भारत को उसमें लेने देना नहीं होता है। तो वही बात है 1980 के दशक में पार्टी बनी, ठीक है। अब यहाँ पर ये पार्टी बनने के उपरांत ये हुआ कि भाई श्रीलंका में दो समुदायों के बीच जो पारस्परिक अविश्वास था, अविश्वास ने बड़े टकराव को गृह युद्ध में परिणत कर दिया, ठीक है। यानी कि यहाँ पर श्रीलंका में दो समुदायों के बीच जो पारस्परिक अविश्वास था इसने बड़े टकराव का रूप ले लिया, और ये टकराव किसमें था, ये गृह युद्ध में परिणत हो गया। यानी ऐसे करके यहाँ पर संघर्ष बढ़ता चला गया। एंड में ये हुआ कि भाई ये युद्ध बढ़ता गया, और आपको पता है श्रीलंका के बारे में, यहाँ पर मैंने लाखों की संख्या में लोग मारे गए थे। काफ़ी सारे लोग ऐसे थे जो अपने ही देश में शरणार्थी बनकर रह रहे थे, कैंपों में रह रहे थे। अगर आपने इतिहास उठा के देखा हो, देखिए मेरी तो उस समय एसी तो मैं पढ़ता था अखबार, तो मुझे बहुत पूरा पूरा पेज भर के आते थे। यानी जिस टाइम पे इनका संघर्ष चल रहा था तो लगभग मैं 1999 से लेकर सन 2009 तक के जब मैं अखबार पढ़ता था तो वाकई में पूरे पूरे पेज भरकर आते लिट्टे की कहानियों से। आज लिट्टे ने फलानी एयरपोर्ट पे कब्जा कर लिया, फलानी जगह सैन्य बेस को उड़ा दिया, ये घटनाएं आती रहती थी। शायद आपको भी कुछ कुछ को याद आ गई हों घटनाएं, तो हमेशा ऐसी आती थी आपकी। तो यहाँ पर एक लंबा संघर्ष चला। उस लंबे संघर्ष के बाद यहाँ पर क्या हुआ कि लिट्टे की हार तो हुई, 2009 में इस गृह युद्ध का अंत हुआ, और गृह युद्ध के अंत होने के बाद यहाँ पर इस देश का फिर से जो है यहाँ पर नवीनीकरण किया गया। आप समझ सकते हैं नवीनीकरण का मतलब क्या है। नवीनीकरण का मतलब यही है फिर से एडजस्ट किया गया, तमिलों के साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो, संविधान चेंज कर लिया गया हो, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आपने एक चीज़ देखी, अगर हम ये सब चीज़ें पहले ही कर रहे थे, तमिलों को भी पूरा हम अपना सम्मान दे देते, तो ये युद्ध वाली गृह युद्ध वाली कंडीशन क्रिएट होती नहीं होती। लेकिन पहले हमने क्या किया, अपनी मनमर्जी चलाई। अब बाद में जब एक लंबा संघर्ष चला, जंग संघर्ष चला, तो बाद में नतीजा हमारे सबके सामने है। अब देखते हैं, अब यहाँ पर तो आपने श्रीलंका का गृह युद्ध देख लिया। श्रीलंका में गृह युद्ध क्यों हुआ, इनकी नासमझी की वजह से हुआ। यानी एक दल ने केवल अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए एक जो संघर्ष छेड़ दिया, उस संघर्ष की वजह से संघर्ष ने एक विस्फोटक रूप ले लिया, और परिणाम आप सबके सामने है। वहीं बेल्जियम ने बहुत समझदारी का काम किया। बेल्जियम ने कहा नहीं, हम युद्ध नहीं करेंगे, हमें युद्ध नहीं करना है, हम ऐसी सरकार स्थापित करेंगे जहां पर सभी का सहयोग हो, सभी की यहाँ पर जो है जो सक्रिय सहभागिता हो। बेल्जियम ने इस तरह की पद्धति अपनाई। यानी बेल्जियम ने कहा नहीं, हम इस तरह का, बेल्जियम ने अपनी एक अलग स्ट्रेटजी अपनाई। तो वही बात है, यहाँ पे अगली हेडिंग लिखी है बेल्जियम की समझदारी। यानी बेल्जियम में भी वहाँ पर डच थे, फ्रेंच थे, ठीक है, जर्मन लोग थे 1%, लेकिन बेल्जियम ने कुछ इस तरह का नहीं समझाया, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या किया कि इन्होंने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया। सबसे पहली बात क्या थी कि बेल्जियम ने ये सोचा यहाँ पर कि हमारे यहाँ क्षेत्रीय अंतर हैं,
चाहे फ्लेमिश इलाके हों या फिर जो फ्रांसीसी इलाके वाले लोग हों, उन सबकी अपनी अपनी एक धारणा है, उनकी एक भावना है, उनके कल्चर है। तो उस सांस्कृतिक विविधता को उन्होंने एक्सेप्ट किया। उन्होंने किसी के ऊपर थोपना नहीं चाहा कि भाई डच लोग ज़्यादा हैं तो डच लोगों की यहाँ पे बहुलता है तो डच लोग ही यहाँ पर सत्ता में आएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं किया। इन्होंने क्या किया बाद में 1970 से लेकर 1993 के बीच इन्होंने सिर्फ अपने संविधान में 4 संशोधन किए, ठीक है। और देश में रहने वाले किसी भी आदमी को यानी 4 संशोधन किस लिए किए, ताकि सभी लोग मिलजुल कर रह सकें। तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट में लिख लेना कि 1970 और 1993 के बीच इन्होंने अपने संविधान में 4 संशोधन सिर्फ इसके लिए किए कि ताकि सभी मिलजुल कर रह सकें, ताकि देश में रहने वाले सभी मिलजुल कर रह सकें, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट में लिख लेना। तो 4 संशोधन किए। अब 4 संशोधन में क्या क्या था वो भी हम देखते हैं। पहली बात इन्होंने यहाँ पर अपने संविधान संशोधन में पहला संशोधन ये किया कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच जो भाषी मंत्री हैं इनकी संख्या समान रहेगी, ताकि केंद्र सरकार में सेंट्रल गवर्नमेंट में सभी को समान प्रतिनिधित्व मिल सके। यानी कोई कानून वगैरह बना रहे हैं हम, तो वहां पर दोनों भाषाई वाले जो लोग हैं उनका समान समर्थन रहे। यानी दोनों भाषाई वाले लोग जब तक सहमत ना हो तब तक कोई कानून पारित ना हो पाए। बहुत अच्छा कदम था। यानी कि यहाँ पर किसी एक का यहाँ पे आतंक ना हो, किसी एक की जो अत्याचार या अतिताई ना हो, इसलिए इन्होंने क्या किया कि भाई हमारे यहाँ दो ही लोग मेजोरिटी में हैं, यानी कि हमारे डच और फ्रेंच हैं। तो हमने ऐसा कर लिया कि अपने जो मंत्रिमंडल है, मंत्रियों की संख्या में 50-50 कर दिया। यानी 50% लोग जो हैं वो किससे आएंगे, वो डच से आएंगे, और प्लस 50% जो है मंत्री जो है वो किससे आएंगे, वो आएंगे आपके फ्रेंच वालों से आएंगे, ठीक है। तो पहला तो इन्होंने ये काम किया, ठीक है। यानी कि पहला सब पॉइंट यहाँ पे लिख लेना। अब दूसरा काम क्या किया, दूसरा काम अभी हम देखते हैं। दूसरा काम ये था कि भाई इन्होंने क्षेत्रीय शक्तियों का बंटवारा किया। क्षेत्रीय शक्तियों से आप जान रहे होंगे कि जो इलाके जिस लोगों के थे, चाहे फ्लेमिश वाले इलाके हों, चाहे वो आपके फ्रेंच वाले इलाके हों, यानी इन्होंने क्षेत्रीय शक्तियों को, यानी कि जो अपने जो शक्तियां थी उनका बंटवारा करके क्षेत्रीय सरकारों को सौंप दिया, ताकि यानी कि राज्य सरकारों के, ठीक है, यानी राज्य सरकारों के अधीन सौंप दिया। और राज्य सरकारें जो होती हैं वो केंद्र के अधीन नहीं थी। यानी कि जैसे हमारे यहाँ है, बहुत मामलों में राज्य सरकार स्वतंत्र है, तो वही स्थिति यहाँ पर भी थी। यानी ऐसा नहीं था कि बिल्कुल केंद्र जो चाहेगा वही राज्य अपने अकॉर्डिंग करेंगे, वो नहीं था। राज्यों की सरकारें अलग स्थापित की, ठीक है। तो यहां पर लिख लेना सेकंड सब पॉइंट, केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को इन्होंने सुपुर्द कर दी, ठीक है। सुपुर्द का मतलब यह था कि इन्होंने शक्तियों का बंटवारा कर लिया केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर। जो जिसका राज्य है वो उस हिसाब से शासन चल रहा है वहां पर, ठीक है। इसके अलावा जो इनकी राजधानी थी ब्रसेल्स, यानी ब्रुसेल्स या ब्रसेल्स इनकी राजधानी थी, इसके लिए इन्होंने क्या काम किया। देखिए ब्रुसेल्स में इन्होंने अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है, ठीक है। यानी कि यहां पर ब्रसेल्स का कंडीशन लगता है कि ब्रसेल में जो सरकार की पद्धति रखी यहां पर, ठीक है, वो इन्होंने क्या किया कि दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व यहां पर रखा इन्होंने, कि भाई दोनों समुदाय यहां पे समानता और सक्रिय सहभागिता के साथ आगे आए। तो इसलिए इन्होंने यहां पर समान जो है समुदायों का समान प्रतिनिधित्व रखने के लिए समुदाय सरकार की स्थापना की, ठीक है। तो ये ब्रसेल्स में इन्होंने किया। ये थर्ड पॉइंट सब पॉइंट लिख लिया होगा, ठीक है, ब्रसेल्स में। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है चौथा सब पॉइंट, सॉरी, अब देखिए यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर अगला सब पॉइंट यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने तीसरे स्तर पर एक सरकार और स्थापित की। तीसरे स्तर पर इन्होंने सरकार क्या थी, ये थी सामुदायिक सरकार, ठीक है। तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है यहाँ, वो है सामुदायिक सरकार, ठीक है। यानी कि सामुदायिक सरकार का मतलब क्या है कि जो समुदाय का ख्याल रखे। इसकी सरकार का चुनाव करने वाले एक ही भाषा बोलने वाले लोग हुआ करते हैं, यानी डच भाषा बोलने वाले लोग इसका चुनाव करते हैं, ठीक है। यानी डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले लोगों को जो भी चाहे वो भी रहते हैं सरकार में, और वो समुदाय सरकार को चुनते हैं। यानी समुदाय सरकार के बारे में लिख लेना कि यहाँ एक तीसरे स्तर की भी सरकार काम करती है, यानी सामुदायिक सरकार, ठीक है। और इस सरकार का चुनाव कौन करते हैं, एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। इसी में सब पॉइंट लिख लेना, ये सब पॉइंट करके यहाँ पर डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदायों के लोग जहाँ भी रहते हैं, इन्हें सामुदायिक सरकार को चुनते हैं। सामुदायिक सरकार का फैसला काम क्या करती है, ये संस्कृति, शिक्षा और भाषा के फैसलों को देखती है, ठीक है। इसमें 20 पॉइंट लिख लेना कि ये सरकार संस्कृति, शिक्षा और भाषा के फैसले लेने का ऐसे अधिकार है समुदाय सरकार को। तो ऐसे करके इन्होंने अपने यहाँ 4 प्रकार से संशोधन किए, और 4 प्रकार के संशोधन का नतीजा ये है, एक संपन्न देश है, कभी विवाद नहीं हुआ। यानी इनके यहाँ जो विवाद था वो एंड हो गया, बिल्कुल मिलजुल कर एंड हो गया। भाई श्रीलंका ने क्या आलाप अपनाया, भाई श्रीलंका ने अपना बहुलता वाला आलाप अपनाया, गृह युद्ध आपके सामने है।
तो रीज़न यहाँ पे निकल के आया, कहानी का ये सार है, ये कह रहा है कि भाई बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं, उन्हें हम मिलजुल कर भी निपटा सकते हैं। मिलजुल कर निपटाएंगे तो वाकई में हम एक संपन्न देश बन जाएंगे। और यकीन मानिए, अगर हम अविवेकतापूर्ण या फिर अज्ञानपूर्ण अगर किसी चीज़ों का निपटारा करेंगे तो एक बड़े गृहयुद्ध को या एक बड़ी एक जो है यहाँ पर घटना को भी जन्म दे सकते हैं हम। ठीक है, दोनों बातें यहाँ पर आपके सामने स्पष्ट हैं, आपके सामने एग्जाम्पल मैंने इसलिए यहाँ पर रखे ये वाले। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर बेल्जियम जो था भाषा के आधार पर ये दो टुकड़ों में भी होने से बच गया, ये यानी कि इन्होंने इस तरह की नीति अपनाई कि भाई 2 टुकड़ों में होने से बच गया। अब देखिए इतना ज़्यादा समृद्ध देश है कि भाई यहाँ पर ये अनेक यूरोपीय कंट्री हैं, यूरोपियन यूनियन है, तो यूरोपीय संघ का जो यहाँ पे मुख्यालय है वो ब्रसेल्स में स्थापित किया गया है। यूरोपीय संसद जो है विभिन्न यूरोपीय देशों की, वो ब्रसेल्स में स्थापित की गई है। प्रश्न पूछा जाता है अक्सर, तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट लिख लेना कि जब अनेक यूरोपीय देशों ने साथ मिलकर यूरोपीय संघ बनाने का फैसला किया तो ब्रसेल्स को उसका मुख्यालय चुना गया। ब्रसेल्स को चुनने का रीजन यही था कि भाई इन्होंने इस तरह से हैंडल किया अपने यहाँ की जनता को, अपने यहाँ की लोगों की भावनाओं को, एक कभी कोई डिस्प्यूट हुआ ही नहीं, सभी लोग खुश हो गए, सभी को बराबरी का दर्जा मिल गया। ठीक है, इस तरह से हैंडल किया। तो हमारे यहाँ पर बताया गया है कि जो यूरोपीय यूनियन है, यूरोपियन यूनियन का जो यूरोपीय संसद है, यूरोपीय संसद का यहाँ पर मुख्यालय जो है वो ब्रसेल्स में स्थापित किया गया। फिर अब ये तो आपने ब्रसेल्स की कहानी देख ली कि ब्रसेल्स ने किस तरह से विवेकतापूर्ण ढंग का प्रयोग करते हुए यानी पूरी सरकार को हैंडल कर लिया। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर, वही बात बताई गई है कि भाई बेल्जियम और श्रीलंका की कथाओं से हमें क्या शिक्षा मिलती है। दोनों ही देश जो थे लोकतंत्र हैं, ठीक है, फिर भी क्या हमें शिक्षा मिलती है? पहली शिक्षा तो हमें मिलती है कि जो भी विभिन्न समुदाय हो, भावनाओं का आदर करना होना चाहिए, यानी हम सभी की भावनाओं का आदर करें। देखिए हमारे भारत में भी हमारे संविधान निर्माताओं के माइंड में ये चीज़ थी कि भारत एक विविधतापूर्ण देश है, और इस विविधतापूर्ण देश में अगर किसी एक सत्ता यानी कि एक सत्ता की सनक वाले की बहुमत होगा या कोई एक जैसी सत्ता वाला बहुमत में होगा तो यकीन मानिए बाद बाकी की जो भावनाएं होंगी कुचल दी जाएंगी। तो इसलिए इन्होंने क्या किया कि हमारे यहाँ लगभग सभी की सक्रिय सहभागिता रखवाई, ताकि हमारे यहाँ सभी पृष्ठभूमि के, सभी बैकग्राउंड के लोग सत्ता में आ सकें, लोकतंत्र में अपनी जगह बना सकें, और उन्हें भी कहीं ना कहीं बेगानापन न लगे, श्रीलंका की तरह बेगानापन न लगे। दूसरी बात, हमारे यहाँ तमाम ऐसे समुदाय थे जो हाशिए पर थे, जैसे दलित समुदाय हुआ, और भी समुदाय, शेड्यूल ट्राइब वाले समुदाय हुए, उनके लिए हमारे यहाँ रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया, आरक्षण की व्यवस्था की गई, ताकि सामाजिक जो कहते हैं सामाजिक जो असमानता है उसकी खाई को पाटा जा सके, उस गैप को भरा जा सके, सामाजिक असमानता वाले गैप को भरा जा सके, इसलिए हमने रिजर्वेशन का प्रावधान भी रखा। ठीक है, विधायिकाओं में, संसदीय प्रणाली में भी हमने रिजर्वेशन का प्रावधान यहाँ पे रखा, ताकि हमारे यहाँ कुछ सदस्य जो थे पर्टिकुलर जो कास्ट्स हैं, यानी पर्टिकुलर जो जातियाँ या जो जनजातियाँ हैं उनसे चुनकर आ सकें। ठीक है, तो हमारे यहाँ ऐसे करके इन्होंने क्या किया, हमारे यहाँ भी पूरी व्यवस्था मेंटेन करने की पूरी इन्होंने भरसक प्रयास किया। यानी हमने भी लगभग बेल्जियम वाली सक्रिय जो है हमने समझदारी दिखाई, और हमारे यहाँ भी किसी इस तरह के डिस्प्यूट को जन्म नहीं दिया गया। ठीक है, हमारे यहाँ भी कोई इस तरह का डिस्प्यूट आगे क्रिएट नहीं हुआ। यानी हमारे यहाँ की जो सत्ता का निर्माण, संविधान का निर्माण करने वाले निर्माणकर्ता थे, उनके माइंड में बात थी कि हम लोग विविध पृष्ठभूमियों से आते हैं, विविध बैकग्राउंड से आते हैं, तो हमने उसी अकॉर्डिंग अपने देश में जो है ऐसे रूल्स बनाए, ऐसे रेगुलेशन तैयार किए ताकि किसी को भी दिक्कत ना हो, कोई भी अपने देश में बेगानापन महसूस ना करे। हाँ, ये मैं मानता हूं, और ये बात आप अगर पढ़ेंगे तो आप जानेंगे, समस्या जरूर आई थी हमारे यहाँ। जब हमारे यहाँ राजभाषा का प्रश्न उठा था तो हमारे यहाँ एक लंबा संघर्ष चला था, आपको याद होगा, उसमें लगभग 3 साल का संघर्ष चला था उस चीज को लेकर, 3 साल का संघर्ष चला था। साउथ में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, काफी सारे लोग मारे भी गए थे राजभाषा को लेकर, लेकिन फिर भी हमने उस चीज को हैंडल कर लिया। यानी हमारे यहाँ उस चीज को हमने एक लंबे समय तक उस व्यापक आंदोलन को अपने लंबे समय तक टिकने नहीं दिया, और हमने अपने विवेकपूर्ण रवैया अपनाते हुए उस चीज को भी हमने हैंडल कर दिया। देखिए ये सब कहानियां, ये सब किस्से जो हैं, ये सब आप थोड़ा टाइम निकालकर आप जो किताबें हैं, जैसे बिपिन चंद्र की आज़ादी के बाद भारत है, या फिर रामचंद्र गुहा जी की किताब है, ठीक है, यानी महात्मा गांधी के बाद की जो भारत वाली किताब रामचंद्र गुहा जी की किताब है, ये सब किताबें आप पढ़ा कीजिए, इन सबसे नॉलेज मिलेगी आपको, जानेंगे आप कि देश के निर्माण में किस तरह से योगदान दिया। तो ये सब चीज़ों से आपको पढ़ के नॉलेज मिलेगी। अब देखिए यहाँ पर अगली जो हेडिंग है ये है सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, यानी कि सत्ता की साझेदारी जरूरी क्यों है, पहली हेडिंग यहाँ पर ये निकाली गई है। अब देखिए इससे पहले एक कार्टून दिया गया, इस कार्टून को पहले हम देख लेते हैं, कार्टून थोड़ा देख लेते हैं। ये आप देख पा रहे हैं, एक कार है और कार में 2 स्टीयरिंग है, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में, एक लेफ्ट में एक राइट में है स्टीयरिंग। अब ये स्टीयरिंग कहाँ की है वो भी हम देख लेते हैं। ये जर्मन इंजीनियरिंग का बेहतर नमूना है, जो जर्मन गवर्नमेंट में 2 स्टीयरिंग दिखाई गई है, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में। अब यहाँ बताया गया है, देखिए बताया गया है कि बाईं तरफ अंकित कार्टून जर्मनी की एक समस्या का संकेत किया गया है, लेफ्ट साइड का कार्टून यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, यानी कि समस्या का संकेत है ये। ठीक है, वहाँ क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी और सोशल डेमोक्रेटिक नामक 2 बड़ी पार्टियों का गठबंधन सरकार है।
यानी यहाँ पर गठबंधन दो बड़ी पार्टियों का है। किस किसका है? क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है। और ऐतिहासिक रूप से अगर उठा के देखें तो ये दोनों पार्टी एक दूसरे की प्रतिद्वंदी रही हैं, प्रतिस्पर्धी रही हैं। अब आगे क्या था कि सन 2005 के चुनाव में इन दोनों में से किसी को अपने बूते पर बहुमत नहीं मिला, इसलिए इन्होंने क्या करना पड़ा, गठबंधन की सरकार बनानी पड़ी। तो ऐसे करके उस उपलक्ष्य में एक कार्टून फिर छापा गया, यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी और क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी जब मिलजुल कर इन्होंने अपनी सत्ता स्थापित की, तो उसके बाद ये कार्टून छापा गया था, तो दिखाया गया है आपके सामने, ठीक है। नहीं, कुछ हद तक जो गठबंधन सरकार है वो भी इसी तरह की भूमिका निभाती है, यहाँ पर कहने का मतलब ये बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? पहला पक्ष यहाँ पर यह बताया गया है कि सत्ता का बंटवारा ठीक है, क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। यानी कि यहाँ पर पहला प्रबल तर्क यही है कि भाई सत्ता का बंटवारा होना चाहिए। सत्ता का बंटवारा हो जाएगा तो यकीन मानिए जो विभिन्न सामाजिक समूह हैं इनके बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाएगा। जैसा कि आपने हमारे यहाँ भी देखा होगा, हमारे लोकतंत्र में क्या है, लोकतंत्र में लगभग सभी को समानता दी गई है, किसी को भी चुनाव लड़ने का अधिकार है। यानी जो भी भारत के नियमों, यानी भारत के जो चुनाव आयोग के नियमों को पूर्ति कर रहा है या संविधान में प्रदत्त जो नियम है चुनाव लड़ने के, उनको पूरा फुलफिल कर रहा है क्राइटेरिया, वो चुनाव लड़ सकता है, आपको पता है आप। इसके अलावा कुछ हमारे यहाँ जो विशेष हाशिए वाले जो लोग हैं, यानी जो हाशिए पर छूटे हुए लोग थे, जैसे SC/ST समुदाय वाले लोग थे, ठीक है, कुछ हमारे यहाँ अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज कम्युनिटी के लोग थे, तो उनके लिए भी हमने विशेष प्रावधान रखे हुए हैं। तो इससे ये निष्कर्ष निकल के आता है कि हमने किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया। हमारा पहला टारगेट यही रहा कि सभी लोग मिलजुल कर आएं और मिलजुल कर अपनी सरकार को आगे ले जाएं, ठीक है। तो पहली स्थिति तो आपने ये देख ली। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पे कहा गया है कि चूंकि सामाजिक टकराव जो है अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है। बिल्कुल सही बात है कि सामाजिक टकराव कोई होता है तो अक्सर हिंसा होती है उससे, और कहीं ना कहीं राजनीतिक अस्थिरता होती है। जैसे कि श्रीलंका में हुआ, टकराव हुआ, राजनीतिक अस्थिरता हुई, पूरा देश जो था गृह युद्ध की आग में झोंक दिया गया, देश की एकता अखंडता बिल्कुल नष्ट हो गई वहां पर उस समय, और एक लंबा संघर्ष चला। लगभग वहां पर देखा जाए तो लगभग 30-35 सालों का संघर्ष चला। 30-35 सालों तक लोगों में बड़ा अच्छा खासा गृह युद्ध चला, लाखों की संख्या में लोग मारे गए, वहां पर काफी सारे लोग बेघर हो गए। तो ये चीजें भी आपने नुकसान देखा। हुआ क्यों नुकसान? केवल एक सरकार के मनमाने पूर्ण रवैये से हुआ। वहीं यहां पर भी सत्ता की अगर बंटवारा हो जाए, सत्ता का भागीदारी हो जाती, ठीक है, तो ऐसी कोई स्थिति आती ही नहीं। अब देखिए सत्ता के बंटवारे के बारे में कुछ बातें और कही गई हैं, ठीक है। यहां पर कहा गया है कि बहुसंख्यकों का आतंक सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए परेशानी नहीं पैदा करता, बल्कि ये बहुसंख्यकों की बर्बादी का कारण भी बन जाता है। हकीकत बात है। यानी कि कोई भी सरकार या बहुलता में होगी या बहुसंख्यक में होगी तो वो बर्बादी का कारण कैसे बनेगी, मैं एग्जांपल देता हूँ। लेट्स टेक एग्जांपल। देखिए मैं एग्जांपल एक लेता हूँ, बहुत अच्छा एग्जांपल लेता हूँ। काफी बार आप लोगों ने सुना होगा कि भाई कि पूरा देश एक होना चाहिए, इस देश में एक जैसे नियम होने चाहिए, एक ही जाति के लोग हों, ऐसे सुना होगा आपने। अब एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, बहुत छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ कि मान लीजिए एक देश में ए जाति के लोग रहते हैं, उनका ए जाति वाले लोगों का एक ही धर्म है, एक ही मान्यता है, एक ही विश्वास है। अब मान लेते हैं ए जाति में ऐसे ही कुछ लोग, देखिए ऐसा तो हम नहीं कह सकते किसी जाति के बारे में या किसी वर्ग विशेष के बारे में कि वहां पर रहने वाले लोग हैं सभी अच्छे ही होंगे, कुछ लोग बुरे भी होंगे, कुछ क्रिमिनल प्रवृत्ति के भी होंगे। अब मान लेते हैं कोई व्यक्ति वहां पर कोई क्राइम कर देता है, ठीक है, तो क्या उसको ये लोग सजा दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे सजा, यकीन मानिए सजा नहीं दे पाएंगे। वहां पर ये लोग ये सोच लेंगे कि भाई बहुत हद तक कुछ लोग ये सोचेंगे नहीं ये तो कोई बात नहीं, हमारी समुदाय से आ रहा है, हमारे जो है हमारी कुनबे का है, छोड़ देते हैं, माफ कर देते हैं, कोई बात नहीं। एक तो इसका बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट ये वाला पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। दूसरी बात यहाँ पर ये होगी, मान लेते हैं पूरा जो एक कम्युनिटी है, यानी ये लोकतंत्र है या ये देश है या ये पूरी प्रजाति है रहने वाली इस देश में, मान लीजिए किसी एक धर्म को पालन कर रही है। अब उस धर्म के जो धर्मगुरु जो बात कह देंगे उसमें ये लोग हस्तक्षेप नहीं कर पाएंगे, प्रश्न नहीं पूछ पाएंगे, यानी चाहे वो गलत होगा तो भी उसे अनुसरण करेंगे, सही को तो करेंगे ही करेंगे, गलत को भी अनुसरण करेंगे, ये उस पर प्रश्न पूछने का इन्हें हक नहीं होगा। तो इस तरह से जो बहुलता होती है, बहुसंख्यकवाद जो होता है वो कहीं ना कहीं एक दिन अपने आप के लिए खतरा बन जाता है। बहुसंख्यक के बहुत सारे नमूने हैं आपके सामने, ठीक है, बहुसंख्यक अपने आप के लिए खतरा बन जाता है। तो जरूरी है कि विविधता जितनी ज्यादा होगी उतने ही ज्यादा लोग आगे ग्रो कर पाएंगे। अब जैसे आप एक एग्जाम्पल इमेजिन करना, जैसे मैं बता रहा हूं, आप एक सामाजिक व्यवस्था आप ले लेते हैं, जैसे आप एनवायरमेंट इकोलॉजी पढ़ते हैं। एनवायरमेंट इकोलॉजी में आप देखते होंगे कि हमारे आसपास कोई भी वन हो तो वन प्राणी में जब तक वहां पर विविधता नहीं होगी, क्या उसे वन कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा। हमारे भाई वन, अगर वहां पर उस जो है पूरा आपका जो राष्ट्रीय उद्यान है जो भी है,
ठीक है। तो वहां पर वन्य प्राणी क्षेत्र जो भी है, वहां पर विविधता नहीं होगी तो क्या वो वन्य प्राणी क्षेत्र कहलाया जाएगा? नहीं कहलाया जाएगा। वन कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा। विविधता होना बहुत जरूरी है। मान लेते हैं वहां पर उस पूरे क्षेत्र में केवल शेर ही शेर रह रहे हैं, तो क्या शेर सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। भाई खाने के लिए तो उन्हें वो चाहिए, वो कहाँ से लाएंगे? दूसरी बात, वहां पर शेर ही शेर होंगे तो वहां पर वनस्पतियां जो होंगी, तो वनस्पतियों को कौन, जो बहुत ज्यादा हद से ज्यादा बढ़ जाएंगी तो वनस्पतियों की कौन खाएगा? वहां पर वनस्पतियों का चक्र अवरुद्ध हो जाएगा। तो किसी भी देश की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को हमें मेंटेन करने के लिए विविधता का होना बहुत जरूरी है। अब मान लेते हैं कोई पूरा देश अमीरों का ही देश है, सब अमीर हैं। अब यकीन मानिए वहां पर कुछ ऐसे भी लोग तो हमें चाहिए कि भाई वहां पर तमाम काम करने के लिए, ठीक है, छोटे छोटे मोटे काम है उन्हें निपटाने के लिए लोग भी चाहिए, तो वो लोग कहाँ से आएंगे? कोई करेगा काम? नहीं करेगा। तो इसलिए हमें सामाजिक विविधता हमारी जो है जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी विविधता, उतना ही लोग हम ज्यादा तरक्की कर पाएंगे, उतना ही लोग हमारा ज्यादा लोकतंत्र भी डेवलप हो पाएगा। और जैसे एक जैसे लोग होंगे तो यकीन मानिए एक जैसे लोग होंगे तो उनमें ना तो सामंजस्य बैठेगा, क्योंकि सब लोग कहेंगे अरे भाई मैं तुम ये हो तो मैं क्या तुमसे कम हूं, तो वहां पे सामंजस्य नहीं बैठेगा। इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल आपके सामने राजे रजवाड़े हैं। आपके जो पूर्व में राजे रजवाड़े थे वो इसी बात पर लड़ते रहे हैं, चाहे वो समान जाति के भी रहे हो, लेकिन लड़ते अपने वर्चस्व के लिए लड़ते रहे। वो किसी के, उन्होंने कहा कि नहीं हम किसी की हुकूमत में नहीं रहेंगे, नहीं स्वतंत्र रहेंगे। तो स्वतंत्रता के वर्चस्व की वजह से उन्होंने, अगर वो एक रहते, यकीन मानिए अगर आप सोचिए अगर वो शुरुआत से एक रहते तो क्या भारत में कोई विदेशी आक्रांता आ पाता? नहीं आ पाता। लेकिन हम वही आपस में हमारी वो लड़ते रहे कि फलाने वाले ऊंचे हैं, हम उनसे नीचे हैं। तो वही चीजें जो टकराव का कारण थी वो विदेशी आक्रांताओं के लिए वो मौका का कारण बनी। तो ये सब चीजें होती हैं। वही बात यहाँ पे कही गई है कि हम यहाँ पर एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करनी है जिससे हमारे देश में एक अच्छा खासा माहौल क्रिएट हो और लोकतंत्र में सभी की सक्रिय सहभागिता हो, कोई किसी एक का यहाँ पर अति ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि भाई सत्ता की साझेदारी जो है दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। हकीकत बात है, सत्ता की साझेदारी का मतलब यही है, लोकतंत्र की आत्मा। यानी कि यहां पर कहा गया है कि लोकतंत्र का मतलब होता है कि लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं और उनके बीच सत्ता को बांटा जाए। ठीक है, यानी कि लोकतंत्र की आत्मा का मतलब यह है कि लोग जो सत्ता चल रही है शासन व्यवस्था के अंतर्गत ही आते हैं और सत्ता को उनके बीच बांटा जाए, जैसे जैसे जरूरत है उसके अकॉर्डिंग बांट दिया जाए। तो ये यहाँ पर ही बातें निकल के आती हैं। अगर ऐसा किया जाता है तो कोई भी देश में डिस्प्यूट क्रिएट नहीं होगा, कोई विवाद को जन्म नहीं हो पाएगा। और ऐसा नहीं होता है, अगर हमारे यहाँ श्रीलंका जैसी स्थिति होती है तो भाई गृहयुद्ध वाली स्थिति क्रिएट होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि दो तर्कों में से एक को हम युक्तिपरक और दूसरे को नैतिक तर्क कह सकते हैं। देखिए यहाँ पर दूसरा तर्क ये वाला तर्क था, ये इसमें सेकंड सब पॉइंट, पहला सब पॉइंट नोट कर लेना कि सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। ठीक है, और लोकतंत्र की आत्मा ही पूरा लिख लेना यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए इसमें एक तर्क जो है यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पर एक तर्क जो है वो युक्तिपरक है। ठीक है, एक तर्क जो है युक्तिपरक है और दूसरे को नैतिक तर्क। युक्तिपरक मतलब ये है कि लाभ हानि हमने सब तरफ से देख लिया है, यानी युक्त का मतलब ये है पूरा लाभ हानि का हिसाब लगा के बैठे हैं। ठीक है, यहाँ पर युक्तिपरक का मतलब बताया गया है कि भाई युक्तिपरक का मतलब ये होता है कि हम पूरा लाभ हानि, पूरा प्रॉफिट लॉस इनका सावधानी से एनालिसिस करके बैठे हैं। ठीक है, ये युक्तिपरक होता है मतलब। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा पहले, अगर नहीं पढ़ा है तो अब ध्यान कर लेना। युक्तिपरक का मतलब होता है पूरा हम प्रॉफिट लॉस सबको देख चुके हैं। तो यहाँ पर इन्होंने दो तर्क रखे हैं। एक तर्क इनका ये हो गया कि भाई सामाजिक समानता लाने के लिए सत्ता का बंटवारा होना चाहिए, ये इनका युक्तिपरक तर्क है, यानी कि एक लाभ हानि सबको देखते हुए तर्क है। वहीं नैतिक तर्क इनका ये है कि भाई साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, ये इनका नैतिक तर्क है। नैतिक तर्क का मतलब ये है कि लोग नैतिकता में विश्वास हो, लोगों के कुछ बिलीव्स, कोई भावनाएं जो हो उनको ठेस ना पहुंचे, उनको आघात ना पहुंचे और वो लोकतंत्र से जुड़े रहें। तो यहाँ पर इसी में लिख लेना है, इसी में सेकंड सब पॉइंट कि इन दो तर्कों में से एक को हम युक्तिपरक और दूसरे को नैतिक तर्क कह सकते हैं। ठीक है, ये आप यहां पे नोट कर लेना। इसी में सब पॉइंट लिख लेना है यहां पर कि युक्तिपरक या समझदारी का तर्क लाभकर परिणामों पर जोर देता है, वहीं हमारा जो नैतिक तर्क है ये सत्ता के बंटवारे के अंतर्भूत महत्व को बताता है कि बंटवारा क्यों आवश्यक है। जैसे आपने देखा होगा सत्ता के बंटवारे की हम बात करें, एक बहुत अच्छा एक प्रासंगिक एग्जाम्पल आपके सामने है, वो है आपकी महाभारत। ठीक है, महाभारत में केवल पांडवों ने क्या मांगा था, 5 गांव ही तो मांगे थे कि केवल दे दो, हमें दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। लेकिन दुर्योधन वो भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका,
ठीक है, आपने सुना होगा रामधारी सिंह दिनकर जी की लाइनें हैं रश्मि रथी की, जो मैंने चंद यहाँ पर अंश उनका प्रस्तुत किया है। तो वो लाइनें, ये बिल्कुल सही लाइनें जो है ना, ये श्रीमद् भगवत गीता की ही ये लाइनें हैं। ठीक है, वो उन्होंने अपनी एक कविता के फॉर्म में से लिखी हैं। तो वो हकीकत थी। केवल पांडवों ने शुरुआत में 5 गाँव मांगे थे कि भाई हमें केवल 5 गाँव ही दे दो, हम केवल वहीं पर अपना जीवन यापन कर लेंगे। लेकिन दुर्योधन अपने दम्भ में था। दुर्योधन का हम 5 गाँव क्या, एक कूड़ जमीन नहीं देने वाले। तो नतीजा आपके सामने हुआ, समझ रहे हैं आप। नतीजा नहीं, मैंने इतिहास को इसलिए मैंने उठाया, और वो भी मैंने ऐसा इतिहास उठाया है जो कभी किसी भी वर्तमान से छुपा नहीं रहेगा। यानी जो वर्तमान आएगा, वो कुरुक्षेत्र का रण हमेशा हर किसी को जो वहाँ पर याद रहेगा। ठीक है, तो वही बात है यहाँ पर कि हमें हमेशा कुछ नैतिक तर्क भी होने चाहिए। यानी उस समय जो दुर्योधन के पिताजी या दुर्योधन के जो हितैषी थे, वो उस समय वो कह देते कि भाई बेटा दे दो 5 गांव, तो ये डिस्प्यूट नहीं होगा। लेकिन सब लोग अपनी कुर्सी से बंधे रहे, नहीं होना कोई, चाहे भीष्म पितामह हो, जो भी हो, विदुर हो, जो भी हो, आप लोग सब लोग जानते हैं। तो अगर वो कह देते उस समय, तो वाकई में ये महाभारत का रण कभी नहीं होता। तो आपके समझदार हैं, आपके सामने चीजें हैं, तो ये दोनों चीजें होनी चाहिए। एक तो युक्तिपरक होना चाहिए, दूसरा नैतिकता भी होनी चाहिए। ठीक है, कुछ अंतर्भूत महत्व भी होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर एक कहानी बताई गई है, खलील की उलझन। ठीक है, खलील की उलझन। देखिए यहाँ पर इस कहानी में बड़ा अच्छा यहाँ पर लिया गया है, विक्रम बेताल वाली कहानी से रिलेट करके दिखाया गया है। विक्रम बेताल वैसे एक ये माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है। ठीक है, माइथोलॉजिकल माइथोलॉजिकल बोल गया, फिक्शनल कैरेक्टर है ये। ठीक है, पहले विक्रम और बेताल मतलब भूत। ठीक है, तो यहाँ पर विक्रम को दिखाया गया, ये बाइक चला रहा है और बेताल इसके कंधे पे बैठा है, कहीं विक्रम सो ना जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए, इसके लिए ये एक कहानी सुनाता है इसे। ठीक है, ये इसे कहानी सुनाता है। तो कहानी में क्या है भाई, बताया गया है यहाँ पर विक्रम के बारे में, विक्रम और बेताल की कहानी के बारे में, कि विक्रम रात की खामोशी मोटरसाइकिल पर जा रहा है, बेताल उसकी पीठ पर बैठा है, और यह सोचकर बेताल कहानी सुनाता है कि कहीं नींद ना आ जाए। ठीक है, कहानी है ये बेरुत शहर की। लेबनान का एक शहर है बेरुत। तो यहाँ पर खलील नाम का एक व्यक्ति रह रहा है। ठीक है, इसके माँ बाप अलग अलग समुदाय से आते हैं। इसके पिता जो हैं वो ऑर्थोडॉक्स ईसाई हैं, और माँ जो है सुन्नी मुसलमान हैं। अब देखिए यहाँ पर ऑर्थोडॉक्स के बारे में अगर मैं आपका प्रकाश डालूं, तो आपको याद आ गया होगा। याद आया नहीं आया, मैं याद दिलवा रहा हूँ। सतीश चंद्रा जी की किताब है। ठीक है, सतीश चंद्रा जी की किताब है, और सतीश चंद्रा जी की किताब का पहला पेज, यानी चैप्टर नंबर जो 1 है, चैप्टर हमारा जो सतीश चंद्रा जी की किताब का चैप्टर 1, और इसका पहला वाला पेज, और पहले वाले पेज का 3rd नंबर वाला पैराग्राफ, यानी पहला पेज है इनका चैप्टर 1 का, और 3rd नंबर वाला पैराग्राफ, वहां पर पूरा ऑर्थोडॉक्स जो क्रिश्चियन की जो शाखा है उसके बारे में बताया गया है। ऑर्थोडॉक्स होता क्या है। देखिए जो प्राचीन रोमन साम्राज्य का है, रोमन साम्राज्य का जो पूर्वी वाला हिस्सा था, ठीक है, यानी कि जो आपका पूर्वी वाला हिस्सा था वो कुस्तुनतुनिया बोला जाता था, यानी कुस्तुनतुनिया साम्राज्य या बैजंतीनी साम्राज्य बोला जाता था। आपको याद आया होगा, कुस्तुनतुनिया या बैजंतीनी। ठीक है, तो ये लोग क्या थे, ये लोग समर्थक जो थे वो ऑर्थोडॉक्स ईसाई के समर्थक थे। यानी कि ये जो थे, ये जो वहां पर जो हैं, यानी कि जो चर्च है, तो उसके उनसे समर्थित नहीं थे, पश्चिम की ओर वालों से समर्थन में नहीं थे। इन्होंने ऑर्थोडॉक्स की स्थापना की थी, ऑर्थोडॉक्स चर्च की स्थापना की थी इन्होंने। देखिए ये लोग जो थे, ये पश्चिम का जो चर्च था, यानी पश्चिम में जो चर्च था वो रोम में था। ठीक है, पश्चिम का जो चर्च जो कि रोम का चर्च था। ठीक है, तो वहां पर जो चर्च था वो कैथोलिक मान्यताओं वाला चर्च था, यानी ईसाई धर्म की कैथोलिक जो मान्यता है उनका वाला चर्च था। और ये कैथोलिक मान्यताओं के समर्थक नहीं थे। ये लोग ये कैथोलिक मान्यताओं के समर्थक नहीं थे। ठीक है, यानी ईसाई धर्म को तो मानते थे, लेकिन कैथोलिक जो मान्यता है, उनके रीति रिवाज है, उनके समर्थक नहीं थे। तो इनकी जो मान्यताएं थी, इनके जो रीति रिवाज थे, पूर्व की ओर रहने वाले कुस्तुनतुनिया साम्राज्य, बैजंतीन साम्राज्य वाले, तो इनकी रीति रिवाजों को इनकी जो मान्यताएं थी या इनके चर्च को ऑर्थोडॉक्स बोला गया। क्या बोला गया? ऑर्थोडॉक्स बोला गया। और इन्हीं का प्रभाव जो था आपका पूरा देखा जाए अफ्रीका में, ठीक है, यहाँ पर ऊपर देखा जाए तो यानी कि एशिया में अगर देखा जाए तो कहाँ तक, रसिया तक, ठीक है, इधर जो आपका देखा जाए तुर्की, इन सब में इनका प्रभाव पड़ा। यानी कि इन सब में किनका प्रभाव पड़ा? ये आपके ऑर्थोडॉक्स वालों का, यानी कैथोलिक ऑर्थोडॉक्स दो शाखाएं होगी। कैथोलिक जो है पश्चिम वाले हैं और ऑर्थोडॉक्स जो है पूर्व वाले हैं। तो वही चीज यहाँ पर बताई गई है कि भाई पिता जो थे ऑर्थोडॉक्स ईसाई थे। ठीक है, तो ऑर्थोडॉक्स के बारे में मैंने बताया है, और आपको अगर डिटेल में पढ़ना हो तो आप सतीश चंद्रा जी वाली जो वीडियो है मिडाइवल हिस्ट्री की, चैप्टर नंबर 1 की पैराग्राफ नंबर 3, तो वो आप देख लेना। तो ये वो थे। अब यहाँ पर क्या होता है कि लेबनान में अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं।
उनकी राजधानी बेरूत में भी बस जाते थे, यानी लेबनान की राजधानी होता है बेरूत, ठीक है। मेलजोल होता था, गृह युद्ध में एक दूसरे के साथ लड़ते भी थे। खलील के भी चाचा ये थे कि भाई लड़ाई में मारे गए थे, बताया गया, पूरी कहानी बताई गई है, ठीक है। यहाँ पर लेबनान में गृह युद्ध समाप्त होता है, सारे नेता जो साथ में मिलते हैं, विभिन्न समुदायों के बीच सत्ता के बंटवारे के लेकर कुछ बुनियादी नियम स्थापित किए जाते हैं, ठीक है। और इन नियमों के अनुसार यह हुआ कि देश का राष्ट्रपति मेरोनाइट पंथ का कोई कैथोलिक ही होना चाहिए, यानी यहाँ पर बाद में निकला कि यहाँ पर राष्ट्रपति जो है वो मेरोनाइट पंथ का होगा, यानी कैथोलिक होना चाहिए, ठीक है। सुन्नी मुसलमान ही प्रधानमंत्री होगा यहाँ पर, ठीक है। उप प्रधानमंत्री ऑर्थोडॉक्स ईसाई और संसद के अध्यक्ष का पद शिया मुसलमान के लिए तय हुआ यहाँ पर, ठीक है। और आगे यहाँ पर समझौता ये हुआ कि ईसाई फ्रांस से संरक्षण की मांग नहीं करेंगे, मुसलमान भी पड़ोसी सीरिया के साथ एकीकरण की मांग छोड़ देंगे, ठीक है। तो ऐसे करके यहाँ पर सभी ने इस बात को मान लिया, ठीक है। यानी ईसाई मुसलमान जो रहने वाले सभी लोग थे, इन्होंने लेबनान की जो पद्धति है इसे मान लिया कि लेबनान में राष्ट्रपति मेरोनाइट पंथ का यानी कैथोलिक चर्च वाला होगा, मुसलमान प्रधानमंत्री होगा सुन्नी समुदाय से, उप प्रधानमंत्री ऑर्थोडॉक्स ईसाई से होगा, संसद का अध्यक्ष जो होगा शिया मुसलमान होगा, और ईसाई फ्रांस में जाने की मांग नहीं करेंगे, मुसलमान सीरिया में एकीकरण की मांग नहीं करेंगे। तो ऐसे करके उन्होंने एक अपनी व्यवस्था स्थापित की, तो कहानी बताई गई है, ठीक है। अब यहां पर वही बात क्या है, खलील को इस समझौते में बहुत बड़ी गड़बड़ी लगती है। खलील जो है यहाँ बताया गया राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाला एक लोकप्रिय व्यक्ति है, और वो उसका मानना ये है कि भाई सबसे बड़े पद पर पहुंच ही नहीं सकता, यानी कि लेकिन मौजूदा व्यवस्था के रहते उसने का मानना ये है कि भाई ये व्यवस्था जो है बहुत ही ज्यादा गलत व्यवस्था है, इस व्यवस्था के जरिए कोई अच्छा व्यक्ति तो ऊपर पहुंच ही नहीं सकता, ठीक है। जो खलील है वो साफ साफ कहा जाए धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति है, वो ना तो माँ के धर्म को मानता है ना ही पिता के धर्म को, वो ही चाहता है कि सब कुछ धर्म से छोड़कर एक सामान्य लोकतंत्र स्थापित किया जाए, ठीक है। यानी जिससे ज्यादा जो वोट मिला वो चुनाव में राष्ट्रपति बन जाए, तो वो इस तरह का समर्थक है। तो कहानी का मतलब ये सार यहाँ पर दिया गया है कि लेबनान ने भी इस तरह की व्यवस्था को अपनाया है, लेबनान में भी व्यवस्था है। तो यहां पर नोट करके लिख लेना आप, ठीक है। गृह युद्ध की समाप्ति के बाद लेबनान में समझौता हुआ कि देश का राष्ट्रपति जो है मेरोनाइट पंथ का कोई कैथोलिक ही होना चाहिए, कैथोलिक होगा, ठीक है। कौमा इसी में सिर्फ सुन्नी मुसलमान प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री का पद ऑर्थोडॉक्स ईसाई और संसद के अध्यक्ष का पद शिया मुसलमान के लिए तय हुआ, ठीक है। इसी में सब पॉइंट, इस समझौते के अनुसार ईसाई फ्रांस से संरक्षण की मांग नहीं करेंगे, मुसलमान भी पड़ोसी सीरिया के साथ एकीकरण की मांग पर सहमत हुए, ठीक है। तो ऐसे करके समझौता ये दिखाया गया लेबनान का, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये कहानी यहाँ पर रखी गई। कहानी रखने का उद्देश्य यही था कि किस तरह से लेबनान ने भी ये समस्या को निपटाया है। अब देखिए विक्रम बेताल वाली कहानी है, कहानी एक फिक्शनल कहानी थी, उद्देश्य यहाँ पर लेबनान पर फोकस डालने का था। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बात कही गई सत्ता के साझेदारी के रूप, यानी सत्ता की साझेदारी के वास्तव में कितने रूप होते हैं वो बताए गए हैं। अब देखिए देखा जाए तो हम लोग ये सारे रूप पढ़ चुके हैं, अगर देखा जाए। अब देखिए सत्ता का कहा गया है राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता, इसी धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया। यानी सत्ता को बांट नहीं सकते, साझेदारी के जरिए इसको जो हैंडल जरूर कर सकते हैं, बांटा नहीं जा सकता। ऐसा थोड़ी ना है कि भाई हमने सत्ता बांट दी, आधा देश तुम चलाओगे आधा देश हम चलाएंगे, ठीक है, ये नहीं हो सकता है। यानी हम साझेदारी का मतलब ये है कि हाँ हम जो कानून बनाएंगे देश के लिए, पार्टी के लिए, वो मिलजुल कर बनाएंगे। साझेदारी का मतलब ये निकल के आया, ठीक है। यहाँ पर वही कहा गया है सरकार की सारी शक्तियां, यानी लंबे समय से यही माना चली आ रही थी पहले कि भाई सरकार की सारी शक्तियां किसी एक व्यक्ति के पास हों, किसी एक खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति के पास हों, और उसके पास होंगी एक व्यक्ति के पास, उसे लागू भी कर पाएगा। ये लोकतंत्र की बात नहीं कह रहे हैं, ये राजतंत्र की बात कह रहे हैं। कहीं राजतंत्र में यही होता था, किसी एक व्यक्ति के हाथ में सारी शक्तियां होती थी और वो अपनी मनमर्जी से सरकार चलाता था। तो राजतंत्र की बात भी इन्होंने कही है, ठीक है। अब लोकतंत्र की अगर देखें सत्ता की साझेदारी के रूप में, तो लोकतंत्र में का बुनियादी सिद्धांत ही है जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। यानी यहाँ पर जनता जनार्दन ही सबसे ऊपर है और जनता ही यहाँ पर राजनीतिक शक्ति का यहाँ पर स्रोत है। और इसमें लोग जो है स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं, यानी कि अपनी खुद की शासन व्यवस्था है उनके माध्यम से क्या शासन चलाते हैं। अब देखिए यहाँ पर बताए गए हैं सत्ता की साझेदारी क्यों होनी चाहिए, ठीक है, कुछ उदाहरण बताए गए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है, पहला इसी में ही सब पॉइंट यहाँ पर बताया गया है, इसी में ही सब पॉइंट, पहला सब पॉइंट, शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है। इसे हम सत्ता का क्षैतिज वितरण कहेंगे। क्षैतिज वितरण का मतलब आप समझ रहे हैं कि तीनों में से सबकी अपनी अपनी सीमाएं हैं। कार्यपालिका की अपनी सीमा है, न्यायपालिका की अपनी सीमा है और विधायिका की अपनी सीमा है। यानी कोई अपनी शक्तियों का असीमित प्रयोग नहीं करेगा,
ठीक है, यानी यहाँ पर शक्तियों का एक सुनिश्चित उपयोग किया गया, संविधान के दायरे में रहकर कोई असीमित उपयोग नहीं करेगा। ये यहाँ पर इसे क्षैतिज वितरण कहते हैं। ठीक है, पहली बात तो हमारे यहाँ संविधान की ये विशेषता है, पहला सब पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, यानी कि असीमित का मतलब ये है कि ऐसा नहीं होगा कि कभी भी जो कार्यपालिका है वो न्यायपालिका और विधायिका के ऊपर हावी हो जाए और पूरा तंत्र जो अपने हाथ में स्थापित कर ले, जैसे 1975 में हुआ था। ठीक है, इमरजेंसी के दौरान ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। तो हमारे यहाँ का संविधान का ढांचा इस तरह का बनाया गया है कि सभी को अपनी अपनी मर्यादा में रहना है। मर्यादा से बाहर अगर कोई जाता है तो यकीन मानिए बाद बाकी जो 2 शाखाएं हैं वो उस पर अपने आप अंकुश लगा देंगी। ठीक है, तो ये बात पहली बात निकल के आई। दूसरी बात हमारे यहाँ क्या है, यहाँ पर देखिए इसी में ही है नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कहते हैं इस चीज को। ठीक है, यानी इस व्यवस्था को क्षैतिज लिख लेना, इसी में इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कहते हैं। क्षैतिज वितरण वाली व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात यहाँ पे कही गई है, अगली बात, विभिन्न स्तरों पर हमारे यहाँ सत्ता का बंटवारा भी किया गया है। विभिन्न स्तरों पर आप जानते होंगे कि हमारे यहाँ केंद्र सरकार है, प्रांतीय स्तर पर यानी राज्य सरकार है, और क्षेत्रीय स्तर पर जो देखा जाए अलग अलग सरकारें मौजूद हैं, स्थानीय स्तर पर अलग अलग सरकारें मौजूद हैं। हमारे यहाँ क्या सत्ता का बंटवारा है। ठीक है, सेकंड सब पॉइंट लिख लेना, सरकार के बीच भी विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है। ठीक है, पूरे देश के लिए सामान्य सरकार और फिर प्रांत या क्षेत्रीय स्तर के लिए अलग सरकार रहे। ठीक है, तो ये सेकंड सब पॉइंट वाली स्थिति भी हमारे यहाँ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए ये बताया गया है यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर बेल्जियम में तो ये काम हुआ, हमारे यहाँ बेल्जियम में तो काम हुआ कि भाई उन्होंने स्थानीय स्तर की सरकारों को अपनी अकॉर्डिंग शासन चलाने की अनुमति दे दी। लेकिन नेपाल में, सिर्फ नेपाल का एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, लेकिन श्रीलंका में नहीं हुआ। ठीक है, तो श्रीलंका में आप देख भी पा रहे होंगे कि भाई किस तरह की स्थिति क्रिएट हुई। अब देखिए ये जो वितरण है यहाँ पर आप देख रहे होंगे, सरकार का जो वितरण हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, सरकार में सत्ता का बंटवारा हो रहा है केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर और स्थानीय स्तर पर। इस वितरण को क्या कहेंगे, इस वितरण को ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है वो बता रहा हूं मैं, यानी उच्चतर और निम्नतर स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के ऐसे बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। अभी नहीं, आगे चर्चा करेंगे, लेकिन मैं अभी चर्चा कर दे रहा हूं। ऊर्ध्वाधर का मतलब ये होता है, आपको पता होगा हमारे यहाँ सूचियां आपने पढ़ी हैं, केंद्रीय सूची, समवर्ती सूची, ठीक है, फिर राज्य सूची, आपने देखा होगा। यानी कि केंद्र के बनाए हुए कानून जो होते हैं वो तीनों स्तर पर लागू होते हैं। ठीक है, समवर्ती सूची यानी कि फिर अगले स्तर पर बात करें समवर्ती का मतलब होता है कि केंद्र राज्यों के लिए भी कानून बना सकते हैं। ठीक है, यानी जो विषय जो समवर्ती सूची में होते हैं उन विषयों पर केंद्र राज्यों के लिए कानून बना सकते हैं। राज्य सूची के जो विषय होते हैं उनमें राज्यों को कानून बनाने का अधिकार है, और कोई भी डिस्प्यूट वाली स्थिति है तो वो ऐसी स्थिति में केंद्र वाले ही कानून एप्लीकेबल होंगे। तो इस बात को लेकर इसे ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। ऊर्ध्वाधर का मतलब आप समझ गए होंगे, ये वाला वितरण, यानी कि अगर निचले स्तर की सरकार मनमानी करती है तो सबसे ऊपर सुप्रीम पावर जो है उसे अपने आप में हैंडल करेगी। ठीक है, इसे ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं, ये आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर अगला हमने यहाँ पर क्या किया है, अगली स्थिति हमने बताई गई थर्ड सब पॉइंट में, हमने सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों मसलन भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि जैसे हमने कुछ क्षेत्रों को आरक्षित कर दिया, यानी हमने प्रचलित आरक्षित क्षेत्र चुनाव प्रणाली है। ठीक है, कुछ पार्टियों को आरक्षित कर दिया, कुछ अल्पसंख्यक समुदायों के लिए भी हमने कुछ सीटें रिजर्व कर दी, ताकि हमारे यहाँ जो हाशिए वाले लोग हैं या फिर अल्पसंख्यक लोग हैं वो अपने को अलग ना समझें। ठीक है, जैसा कि बेल्जियम ने किया, तो ऐसे करके हम अपने यहाँ के लोकतंत्र को सार्थक बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही बात है, सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूह मसलन भाषाई धार्मिक समूहों के बीच हो सकता है। ठीक है, जैसे इसमें लिख लेना, सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय महिलाओं को विधायिका प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए। ठीक है, यहां पर लिख लेना, प्रशासन में आरक्षित चुनाव के जरिए हिस्सेदारी दी जाए, ऐसे करके लिख लेना ऐसे। ठीक है, तो ये काम भी हमने यहाँ पर किया है। देखिए, मैं साथ के साथ आप लोगों को अंडरलाइन इसलिए करता हूं कि कुछ लोग नोट्स बना रहे हैं यहाँ पर, वरना मैं एक बार में समझाने के लिए समझाता चला जाता, लेकिन मुझे इसलिए रुकना पड़ता है कि यहाँ पर नोट्स भी बना रहे हैं लोग। अगली स्थिति यहाँ पर बताई गई, चौथी स्थिति, कि सत्ता बंटवारे का एक रूप हम विभिन्न प्रकार के दबाव समूहों और आंदोलनों द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के तरीके में भी लक्ष्य कर सकते हैं। यानी आपने देखा होगा हमारे यहाँ तमाम प्रेशर्स ग्रुप्स हैं। ठीक है, तमाम हमारे यहाँ लोग हैं, तमाम तरह के संगठन बने हुए हैं जिनकी विभिन्न मान्यताएं हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं सत्ता के बंटवारे को लेकर वो भी सजग रहते हैं। उन्हें भी लगता है कि भाई ऐसी पार्टी ऐसी सरकार सत्ता में स्थापित हो जो हमारी चीजें जो हैं, यानी हमारी मान्यताओं का भी ध्यान रखे। व्यापारी लोग अपने लेवल पर सोचते हैं। ठीक है, अगर दक्षिणपंथी वामपंथी संगठन लिए जाएं तो वो अपने लेवल पर सोचते हैं। ठीक है, तो वो सब चीजें यहाँ पर कही गई हैं, यहाँ पर वही बात बताई गई है यहाँ पर।
ठीक है। ये लोकतंत्र में हम व्यापारी, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मजदूर जैसे कई संगठित हित समूहों को भी सक्रिय देखते हैं, ठीक है। ये सब समूह क्यों सक्रिय रहते हैं? ताकि सभी का वर्चस्व बना रहे और सभी की सक्रिय सहभागिता हो, किसी को भी नुकसान ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे यहाँ ऐसे करके दबाव समूह भी की सक्रिय भागीदारी होती है लोकतंत्र में। तो ये लाइन आप यहाँ पर ये वाली नोट कर लेना जो हाईलाइटेड है और मैं अंडरलाइन कर दी है, ठीक है। तो ऐसे करके आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। देखिए, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना ना भूलेंगे। मेरा मानना ये है कि कम से कम ये वीडियो एक सप्ते के अंदर 10,000 से ऊपर लाइक निकलने चाहिए। इस पर 10,000 से लाइक ना निकले तो कम से कम 10,000 से ऊपर व्यूज जानी चाहिए, ठीक है। यानी इतने तो व्यूज होने चाहिए। ये आपका फर्ज है कि आप में से हर व्यक्ति कम से कम 10-10 लोगों को इसे शेयर जरूर करेगा। देखिए, मेरी पूरी कोशिश रहती है, चाहे वीडियो थोड़ा लेट लतीफ़ आए, लेकिन आपको वीडियो प्रामाणिक मिले, कंटेंट उम्दापूर्व मिले, ठीक है। यानी कंटेंट के साथ कोई समझौता ना हो और नोट्स भी जो है आपको अच्छे खासे आपके नोट्स बन जाएं। तो मेरी समझ से आपके नोट्स भी अच्छे खासे बन गए होंगे, बहुत सारी चीज़ों को भी आपने समझ लिया होगा। आई होप आपको लेक्चर भी पसंद आया होगा। तो चलिए, आज के लिए बस नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।